Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about RCT. See, in randomized control trial, you have to understand the concepts. There are no formula or calculations. Let's see first RCT का meaning क्या होता है. तो RCT जो है 3 important वर्ड से मिलके बना है. Randomized control and trial. इसमें रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है. सी सिंपल लैंग्वेज में तो रैंडम का मीनिंग होता है विदाउट ऑर्डर, बट यहाँ रैंडम का मीनिंग होता है इक्वल एंड नोन चांसेस. ओके, या कंट्रोल जो है ना वो इंडिकेट करता है कंपैरिजन ग्रुप को. सो इट इज ए गुड स्टडी लाइक कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी, इजंट इट. नाउ सी द वर्ड ट्रायल. ट्रायल जनरली किसी न्यू ड्रग या फिर वैक्सीन के लिए होता है. ओके, अब इसका डिज़ाइन एंड कंसेप्ट को समझने के लिए लेट अस टेक ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ए न्यू एंटीपायरेटिक ड्रग एम. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें यूनिट ऑफ स्टडी क्या है. सो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि सारे एनालिटिकल स्टडी के यूनिट ऑफ स्टडी जो होते हैं ना वो इंडिविजुअल होता है एक्सेप्ट इकोलॉजिकल स्टडी, जिसमें यूनिट ऑफ स्टडी क्या होता है, पॉपुलेशन. सो इस आरसीटी में क्या हम अपना यूनिट ऑफ स्टडी इंडिविजुअल ले सकते हैं? नो, बिकॉज इफ उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल को फीवर नहीं है देन उसे एंटीपायरेटिक ड्रग जो एम है वो देने का क्या फ़ायदा, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा ना. नाउ टेल मी कि क्या हम यहाँ यूनिट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ले सकते हैं? नो, बिकॉज मैं अपना ड्रग यहाँ पे ड्रग का ट्रायल करने वाली हूँ तो मैं पूरे पॉपुलेशन पे क्यों करूँगी आखिर, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन में तो फीवर है या नहीं है, शायद ही किसी को होगा. ओके, तो क्योंकि मैं यहाँ एंटीपायरेटिक ड्रग यूज़ कर रही हूँ स्टडी के लिए, सो मुझे नीड है पेशेंट्स की, पेशेंट या फिर केसेस, ठीक है, फीवर के. सो आई नीड फीवर पेशेंट टू टेस्ट माय न्यू एंटीपायरेटिक ड्रग एम, एंड मेरे रिजल्ट्स उन पेशेंट पर ही अप्लीकेबल होंगे. ओके, नाउ let's go into detail of RCT design keeping the same example of a new antipyretic drug M in mind. Okay, since मेरा यूनिट ऑफ स्टडी है फीवर पेशेंट, तो मैं आपके मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के ओपीडी से 200 फीवर के पेशेंट को सेलेक्ट करती हूँ. ओके, एंड अपना आरसीटी डिज़ाइन करती हूँ. सी आरसीटी डिज़ाइन सेज कि डिवाइड दीज 200 पेशेंट इक्वली इनटू 2 ग्रुप्स, 100% एंड 100%. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में 100% एंड सेकेंड ग्रुप में भी 100%. नाउ फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, एंड कंपैरिजन ग्रुप जो 100% का होता है उसे हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप. सी आरसीटी केस कंट्रोल स्टडी के जैसा नहीं है, बिकॉज केस कंट्रोल स्टडी में ना केसेस एंड कंट्रोल होते हैं, मीन्स डिजीज एंड नॉन डिजीज, बट इन आरसीटी बोथ ग्रुप हैविंग डिजीज पीपल. ओके, सो दोनों ग्रुप में पेशेंट हैं. देन जो एक्चुअल डिफरेंस है दोनों ग्रुप में वो है एक्सपेरिमेंट का. ओके, सो एक्सपेरिमेंट और इंटरवेंशन फर्स्ट ग्रुप में है, बट सेकेंड ग्रुप में नो इंटरवेंशन नहीं है. ओके, सो इफ आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एंटीपायरेटिक ड्रग एम देते हो एंड सेकेंड ग्रुप को कोई ड्रग नहीं देते हो, नो ड्रग गिवन, नाउ इस स्टडी डिज़ाइन को रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं. ओके, नाउ आई कैन कंपेयर द रिजल्ट, एनालाइज द रिजल्ट. इफ फर्स्ट ग्रुप में 70% पेशेंट का फीवर रिड्यूस कर जाता है तो मुझे लगता है कि ड्रग एम इज़ ए वेरी गुड एंटीपायरेटिक ड्रग. बट इफ सेकेंड ग्रुप में भी विदाउट मेडिकेशन अगर ये 70% फीवर रिड्यूस कर जाए, 70% पेशेंट खुद ही अपने आप रिकवर हो जाए, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कंक्लूजन हमारा क्या होगा कि ड्रग एम इज़ ऑफ नो यूज़. चाहे आप ड्रग एम दो या ना दो, 70% पेशेंट को तो की रिकवरी हो ही जाती है. ठीक है, सो ये ड्रग एम जो है वो किसी काम का नहीं है. सपोज इस स्टडी को मैंने किया होता कि बिना किसी कंपेरिजन ग्रुप के, देन मेरा कंक्लूजन रॉन्ग होता कि एम इज़ ए वेरी गुड ड्रग एंड इट रिड्यूसेस फीवर इन 70% ऑफ द पेशेंट. बट कंपेरिजन ग्रुप लेने से हमारा रिजल्ट बेटर होता है एपिडेमियोलॉजी में. नाउ लेट्स सपोज कि सेकेंड ग्रुप में फीवर जो है ना वो 10% रिड्यूस करता है विदाउट मेडिकेशन.
नाउ वी कैन कंपेयर कि इफ़ आप मेरी ड्रग एम नहीं लेते हो देन ओनली 10% जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली पेशेंट रिकवर होंगे, बट इफ़ आप ड्रग एम लेते हो देन 70% विल रिकवर स्पॉन्टेनियसली। सो ड्रग नहीं लेने से बेटर है ड्रग एम लेना। सो हमारा कंक्लूजन आएगा कि एम इज़ ए वेरी गुड एंटीपायरेटिक ड्रग। सो यही मेरे ट्रायल का पर्पस था, जो कि पता करना कि ये ड्रग जो है एम वो काम करता है या नहीं। नाउ वी कैन से कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्टडी डिज़ाइन, बट एक प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इफ़ आप रेफरेंस ग्रुप के 100% को कोई ड्रग नहीं देते हो देन दोज पेशेंट फील कि इन्वेस्टिगेटर उन्हें चीट कर रहा है, एंड ये 100% में से हो सकता है कि 25% चुपके से जाके पैरासीटामोल ले लेते हैं, देन डेफिनेटली उनका फीवर डाउन हो जाएगा। और तब हम अपने जब दोनों ग्रुप को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं नहीं चाहती कि मेरी स्टडी का रिजल्ट गलत हो, तो व्हाट शुड आई डू। सी, इफ़ मैं ड्रग एम देती हूँ फर्स्ट ग्रुप को, ओके, देन मुझे सेकेंड ग्रुप को देना होगा प्लेसिबो। नाउ व्हाट इज प्लेसिबो? इट इज़ अ फेक और डमी टैबलेट। ये ओरिजिनल टैबलेट की तरह ही दिखना चाहिए, ओके। इफ़ ड्रग एम इज़ ऑफ रेड कलर, ड्रग एम रेड कलर का है एंड टैबलेट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर, देन प्लेसिबो विल ऑल्सो बी ऑफ रेड कलर एंड 1 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। मीन्स दोनों जो है ना, ड्रग एम एंड प्लेसिबो दोनों एकदम सेम दिखना चाहिए, बट प्लेसिबो में कोई मेडिकेशन नहीं होता है। अब रेफरेंस ग्रुप के पेशेंट पैरासीटामोल खुद से नहीं लेंगे क्योंकि इन्हें फील होगा कि ये ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबको टोटल 200 पेशेंट जो हैं उन सबको सेम ही रेड कलर की मेडिसिन मिली है। तो एज ए इन्वेस्टिगेटर ये सिर्फ आपको पता है कि इन 200 पेशेंट में से 100 को ही ड्रग मिला है, एम ड्रग, बाकी 100 को प्लेसिबो मिला है। नाउ लेट्स कम टू ए टेक्निकल क्वेश्चन कि इफ़ हमने रेफरेंस ग्रुप में प्लेसिबो नहीं दिया होता एंड उसमें से 30 पेशेंट जाकर चुपके से पीसीएम ले लेते, देन ये किस टाइप का एरर होता? Subject bias, okay, and this is which type of subject bias? Yes, it is type of Hawthorne bias, because here study subjects alter their own behavior. So मैं अपने स्टडी में ये Hawthorne bias नहीं चाहती हूँ, देन मैं करती हूँ सिंगल ब्लाइंडिंग। मीन्स मैंने अपने जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो सब्जेक्ट हैं उनको मैंने बताया ही नहीं कि ट्रीटमेंट क्या चल रहा है उनका, या फिर क्या ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है, ठीक है। नाउ हम हाइपोथेटिकली एज्यूम करते हैं कि मेरी ड्रग एम 70% पेशेंट का फीवर रिड्यूस करती है एंड सेम टाइम में प्लेसिबो से 10% पेशेंट का फीवर रिड्यूस करता है। सो मेरा कंक्लूजन आएगा कि एम इज़ ए वंडरफुल ड्रग, इट हैज़ 70% इफिकेसी इन रिडक्शन ऑफ फीवर एंड इट इज़ बेटर दैन नॉट टेकिंग ए ड्रग, ओके। सो अब मैं ड्रग एम को मार्केट में लॉन्च करना चाहूँगी, ठीक है, बट कुछ वीक या मंथ्स के बाद मैं जब लॉन्च करती हूँ मेडिसिन, उसके बाद में मुझे पता चलता है कि डॉक्टर्स मेरे ड्रग एम को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे या फिर पेशेंट भी इस ड्रग को ज़्यादा परचेज नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट आर द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड इट? सी, फर्स्ट रीज़न तो हो सकता है कि ड्रग एम का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो। सपोज ड्रग एम का साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो बहुत मिनिमल है, देन क्या रीज़न हो सकता है सेकेंड? तो सेकेंड रीज़न हो सकता है हाई कॉस्ट। सपोज कॉस्ट ऑफ एम ड्रग इज ऑल्सो वेरी लो। देन द थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? एडवर्टाइजिंग सही से नहीं किया गया हो, मे बी। सपोज अ गुड एडवर्टाइजिंग इज डन, इवन तब भी एम ड्रग मार्केट में सेल नहीं हो रही है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि पहले से ही एक बेटर ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। हाउ? लेट्स सी, सपोज मैं ड्रग एम को देखती हूँ जिसका 70% इफिकेसी है, बट जब मैं इसे पुराने ड्रग पैरासीटामोल से कंपेयर करती हूँ तो पैरासीटामोल जो कि मार्केट में बहुत पहले से अवेलेबल है एंड इस पीसीएम का इफिकेसी है 90%, देन कोई मेरा न्यू ड्रग परचेज नहीं करेगा, ठीक है। एंड विद इन ए फ्यू मंथ एवरी डॉक्टर रियलाइज दैट ओल्डर ड्रग पीसीएम इज मोर इफिकेशियस देन दिस न्यू ड्रग एम। सो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ ट्रायल होना चाहिए जिसमें आप न्यू ड्रग वर्सेस ओल्ड ड्रग को के इफिकेसी को कंपेयर करोगे, ओके। इफ़ इट इज़ बेटर
ओनली देन लॉन्च इन द मार्केट। अगर बेटर है इफिकेसी न्यू ड्रग का, देन आप इसको मार्केट में लॉन्च करोगे तो ये चलेगा या फिर सेल होगा। सो ड्रग ट्रायल के कई टाइप्स हैं, बट मेन जो है ना वो 3 टाइप्स हैं। वो हैं आपको न्यू ड्रग वर्सेस नो ड्रग, सेकेंड है न्यू ड्रग वर्सेस प्लेसिबो, और थर्ड है आपका न्यू ड्रग एम वर्सेस ओल्ड ड्रग। ठीक है, अब आप जब भी न्यू ड्रग के कंपैरिजन का ट्रायल करो तो सबसे पहले आपको न्यू ड्रग का ट्रायल ह्यूमन से पहले एनिमल्स में करना होता है। ठीक है, एंड इट इज नोन एज प्री क्लिनिकल ट्रायल। सी इससे होता है ना कि मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ योर ड्रग क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज। जब आप प्री क्लिनिकल ट्रायल एनिमल में करते हैं ना, तो लाइक फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, टी हाफ, रूट ऑफ एलिमिनेशन, पॉसिबल डोजेज, इटीसी, ये सारे पता चल जाते हैं। इवन साइड इफेक्ट का भी पता चल जाता है। सपोज जब मैं एनिमल में ड्रग एम को टेस्ट कर रही थी, देन मुझे पता चला कि ड्रग एम works only when fever is of high grade, that is more than 103 degree Fahrenheit. So it's a very poor property of my drug. So कोई भी परचेज नहीं करेगा मेरी ड्रग को, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल आर हैविंग मिल्ड और मॉडरेट फीवर। सो मैं क्या करती हूँ कि अपने न्यू ड्रग की इस प्रॉपर्टी को हाइड कर लेती हूँ। ओके, ये सेम वैसे ही जैसे कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है ना वो बैड प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग को हाइड कर लेती हैं, बट सपोज मैं अपने ड्रग के इस बैड प्रॉपर्टी को हाइड कर लेती हूँ एंड देन आई वांट टू मेक श्योर दैट माय ड्रग एम अपीयर्स बेटर देन पीसीएम। ठीक है, देन मैं एक छोटा सा मैनिपुलेशन करती हूँ इस ट्रायल में। मैं बिना किसी को बताए हाई ग्रेड वाले फीवर वाले पेशेंट को फर्स्ट ग्रुप में ले लेती हूँ एंड लो ग्रेड फीवर वाले पेशेंट को सेकेंड ग्रुप में ले लेती हूँ। ओके, नाउ व्हेन रिजल्ट विल कम एम अपीयर्स बेटर देन पीसीएम, तब जब रिजल्ट आएगा ना तो एम तो बेटर दिखेगा ना पीसीएम से। सो दिस एरर इन द स्टडी इज नोन एज सिलेक्शन बायस। ओके, सी एज ए इन्वेस्टिगेटर मैंने सिलेक्शन में अल्ट्रेशन किया कि हाई ग्रेड फीवर वाले पेशेंट को ड्रग एम दिया ताकि मेरी ड्रग एम की इफिकेसी पीसीएम के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर दिखे। ठीक है, सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इफ़ यू वांट टू रिमूव सिलेक्शन बायस इन ए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल व्हाट शुड बी डन। आंसर इज द टेक्निक ऑफ रैंडमाइजेशन, सिलेक्शन बायस इन आरसीटी रिमूव्ड बाय रैंडमाइजेशन। ओके, सी पहले मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम, इट इज इक्वल एंड नोन चांस। सी रैंडमाइजेशन एक तरह का ना लॉटरी मेथड की तरह है। हर पेशेंट में अगर आप लॉटरी मेथड लगाते हो तो उसके पास इक्वल चांस होगा कि वो या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चला जाए या फिर रेफरेंस ग्रुप में जाए। ठीक है, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि सारे हाई ग्रेड फीवर वाले पेशेंट जो होते हैं ना वो दोनों ग्रुप में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एंड तब आपको रॉन्ग रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी स्टडी का सिलेक्शन बायस ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एंड सेम वे में वो हर प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है एंड इवन कोई ऐसा कंफाउंडिंग फैक्टर है जो कि आपको नहीं पता है लाइक एज मोर देन 65 ईयर, तो वो भी दोनों ग्रुप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इवन मेल फीमेल ये भी दोनों ग्रुप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जितने भी कंफाउंडिंग या सिलेक्शन बायसेस हैं वो सब उस ट्रायल से हट जाएंगे एंड आपको काफ़ी हाईली एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ सी ए टेक्निकल क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ 200 फीवर पेशेंट्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, उन्हें एक्सपेरिमेंटल एंड रेफरेंस ग्रुप में डिवाइड करना एट डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एक्सपेरिमेंटल एंड रेफरेंस ग्रुप। थर्ड स्टेप है उनको मेडिकेशन देना, मीन्स ड्रग एम देना फर्स्ट ग्रुप में एंड पीसीएम रेफरेंस ग्रुप में। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप है रिजल्ट कैलकुलेट करना एंड कंपैरिजन करना दोनों रिजल्ट को। ओके, तो एग्जाम का क्वेश्चन था रैंडमाइजेशन इज द बेस्ट अप्लाइड एट विच स्टेप, स्टेप 1, 2, 3 और 4। तो
आंसर होगा इसका बेस्ट टाइम फॉर रैंडमाइजेशन इज स्टेप 2। ठीक है, तो हम रैंडमाइजेशन कब करते हैं? जब हमें एक्सपेरिमेंटल एंड रेफरेंस ग्रुप में पेशेंट को डिवाइड करना होता है। ओके, ताकि सारी प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, इसलिए रैंडमाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ सिलेक्शन बायस, बिकॉज ये हर प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो आपको पता हो या ना पता हो। तो हर प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस इज सिमिलर टू प्रोसेस ऑफ मैचिंग, इजंट इट? तो रैंडमाइजेशन सिलेक्शन बायस के साथ साथ कंफाउंडिंग को भी एलिमिनेट करता है। ओके, इट ऑल्सो रिमूव कंफाउंडिंग एज वेल एज सिलेक्शन बायस। सी, अगर मुझे सिर्फ कंफाउंडिंग हटाना है तो मैं सिर्फ मैचिंग कर सकती हूँ, या अगर मुझे बायस हटाना है तो मैं ब्लाइंडिंग यूज़ कर सकती हूँ। तो एपिडेमियोलॉजी में दो तरह के ब्लाइंडिंग रिमूव्ड बाय ब्लाइंडिंग रिमूव्स बायसेस एंड मैचिंग रिमूव्स कंफाउंडिंग। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी में दो तरह के एरर्स होते हैं, कंफाउंडिंग एंड बायस। ठीक है, बट 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, मैचिंग, ब्लाइंडिंग एंड रैंडमाइजेशन। ओके, तो कौन सा बेस्ट है? रैंडमाइजेशन सबसे बेस्ट है। तो मैं अब आपको एक पुराने स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताती हूँ। ए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इज बेटर देन ऑल ओवर स्टडी डिज़ाइन, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। लाइक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इज बेटर देन रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड इकोलॉजिकल स्टडी। इन सबसे बेटर है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ओके, सो चॉइस के हिसाब से आपका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर मच बेटर देन डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडीज। ओके, एक और हायर लेवल का क्वेश्चन देखते हैं जो कंसेप्ट या डिज़ाइन ऑफ आरसीटी से आता है। सपोज आपको जो है ना वो एम ड्रग देना है 5 डेज़ के लिए एंड पीसीएम को भी देना है 5 डेज़ के लिए। ओके, सपोज आप एम ड्रग जो है ना वो फर्स्ट डे देते हो पेशेंट को, 100 पेशेंट्स को, एंड उनमें से एक पेशेंट की डेथ हो जाती है। ओके, मे भी किसी भी वजह से हुई हो, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से ही हुई हो, बट डेथ होने की वजह से बाकी 99 पेशेंट जो है ना वो क्या होते हैं, डर जाते हैं। एंड इनमें से 40 पेशेंट जो है ना वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके ट्रायल में पार्ट नहीं लेंगे डर के कारण। एंड मे बी 40 और पेशेंट जो होते हैं 40 ड्रॉप आउट हो गए एंड 40 पेशेंट जो हैं वो कहते हैं कि आप मैं तो पार्ट लूँगा, लेकिन हम लोग पार्ट लेंगे आपकी स्टडी में, बट आप मुझे दूसरे ग्रुप में क्रॉस ओवर कर दो। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि टोटल एक पेशेंट की डेथ हुई, 40 ड्रॉप आउट हो गए एंड 40 बोलते हैं कि मुझे क्रॉस ओवर कर दो। तो यहाँ टोटल 81% का एट्रिशन हो गया, 40 + 40 + 1। और आपको पता है कि कोहॉर्ट स्टडी में टोटल 5% ही एट्रिशन अलाउड होता है, और यहाँ 81% एट्रिशन होने के बाद भी आपके रिजल्ट जो होंगे ना वो गलत नहीं होंगे। यही यूनिक एडवांटेजेस है आरसीटी के, कि रिजल्ट ऑफ आरसीटी आर नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, ड्रॉप आउट और क्रॉसओवर। सी, रिजल्ट ऑफ आरसीटी आर नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, ड्रॉप आउट और क्रॉसओवर। सो इसलिए आरसीटी का एक नाम है आईटीटी, इंटेंशन टू ट्रीट ट्रायल। तो ये एक दूसरा रीज़न है जो आरसीटी को एक सुपीरियर स्टडी डिज़ाइन बनाता है एज कम्पेयर टू कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी। So that's all for today. In the next video we will discuss about clinical trial. Okay, if you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe it, and yeah, please like the video. Okay, thank you.